सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, आपका टारगेट विद उमेश चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हम बताते चलें कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको निरंतर जो है बायोलॉजी क्लास 12 की बायोलॉजी क्लास की श्रृंखलाएं लाए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को ऑफलाइन जैसे पढ़ाया जा रहा था वैसे ऑनलाइन भी आप लोगों को दिया जा सके। और इस चैनल पर अभी तक जो नए छात्र जुड़े हुए हैं उनके लिए एक सूचना कि जैसा कि इसके पहले जो वीडियो दिए जा रहे हैं उनको आप पहले अध्ययन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे की श्रृंखलाओं में जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है उसको एक सादे कॉपी पर जो है नोट करते रहें और आसानी के साथ उसका रिवीजन करें, बिल्कुल समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, इसके पहले की वीडियो में दिया गया वीडियो आप लोगों को और काफ़ी हमारे लिए उत्साहवर्धन रहा कि जैसे जैसे हमारे पढ़ाए हुए छात्र और लोग जुड़ रहे हैं और उसके जुड़ने से उसका जो है प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे कुछ छात्रों ने कहा कि सर हमको क्लासिफिकेशन जूलॉजी का चाहिए, तो हमने कहा कि ठीक है और दिया जाएगा जब 11th की क्लासेस चलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर की भी क्लास चलेगी, आपको वहाँ पर भी उपलब्ध कराया जाएगा और एग्रीकल्चर की 11th 12th खास करके चलाया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और यहाँ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको जीव विज्ञान के संदर्भ में कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आपको उसको सॉल्व किया जा सके। चलिए आज उसी की श्रृंखला में हम लोग आज एक आगे बढ़ते हैं, एक अगली कड़ी पर चलते हैं जहाँ चर्चा चल रही थी आनुवांशिकी के विषय में, आनुवांशिकी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा चल रही थी और हमने इसका आनुवांशिकी की परिभाषा बताया और परिभाषा के साथ साथ आप लोगों को हमने जो है कौन से वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं उनके बारे में चर्चा की। तो आज हम आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आनुवांशिकी में जो है इसको हम दो पार्टों में अलग कर लेते हैं। एक हमको मिलता है हेरिडिटी, जिसका मतलब होता है वंशानुगत, और दूसरा मिलता है वेरिएशन। तो पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके बीच वो वेरिएशन की चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन की सामान्य परिभाषा आप समझिए कि वेरिएशन विभिन्नता वह है जो एक ही जाति के, वेरिएशन विभिन्नता वह है जो एक ही जाति के जीवों में, जो एक ही जाति के दो जीवों में जो अंतर दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, आप देखेंगे कि कोई भी जाति हो उसके जीव, दो जीवधारी परस्पर आपस में समान नहीं हो सकते हैं। तो अब देखा जाए कि विभिन्नताओं के प्रकार कितने होते हैं। मुख्यतः विभिन्नता के दो प्रकार होते हैं, एक सोमैटिक वेरिएशन होता है और एक ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन होता है। ठीक, एक क्या होता है? सोमैटिक वेरिएशन होता है, दूसरा क्या होता है आपका? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक बार वेरिएशन की परिभाषा फिर से हम रिपीट कर देते हैं जिसको न समझ में आया हो, कि एक ही जाति के दो जीवों में, एक ही जाति के दो जीवों में जो अंतर दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। अब कायिक विभिन्नता की बात करें तो कायिक विभिन्नता जो होती है यह विभिन्नता खास करके जो जीवधारी जन्म लेता है, जो जीवधारी जन्म लेता है उसमें दिखाई पड़ती है और उनकी कोशिकाओं में अंतर दिखाई पड़ता है और उनके कोशिकाओं में प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार की विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता कहते हैं। खास बात यह होती है कि जैसा आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 10th में, तो वहां पर आपको नाम मिला होगा लैमार्कवाद, जहां पर उन्होंने बताया था कि अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत। तो कहीं ना कहीं वह जो सिद्धांत होता है वो आपका किस में लागू होता है? कायिक विभिन्नता में लागू होता है। फिर से समझिए आप हमारी बातों को। कायिक विभिन्नता क्या होती है? कायिक विभिन्नता वह विभिन्नता होती है जिसमें जन्म के बाद उत्पन्न होता है। जैसे कोई भी जीवधारी हो, जब उसका जन्म हो जाता है उसके बाद जो अंतर दिखाई पड़ता है और खास करके उनकी कोशिकाओं में अंतर दिखाई पड़ता है तो वो कायिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है। जैसे एक एग्जाम्पल के स्वरूप, उदाहरण के स्वरूप हमने आपको बताया कि जैसे आपने पढ़ा था लैमार्कवाद, उसमें बताया गया था कि जो अंगों का प्रयोग होता है उसका आकार आकृति में वृद्धि होती है, खास करके जैसे आप जिराफ के विषय में देखे थे, और जिस अंगों का उपयोग अनुप्रयोग हो जाता है, जिसका उपयोग नहीं हो पाता है, वो विकसित नहीं होते हैं।
तो ये बात यहाँ पर हम बिल्कुल कंप्लीट कर दिए कि आखिरकार कायिक विभिन्नता क्या होती है। दूसरी चीज यहाँ पर हमने लिखा है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। क्या लिखा है? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। यह जो वेरिएशन होता है, यह जो विभिन्नता होती है, यह खास करके वंशानुगत चलती है। कैसी चलती है? वंशानुगत चलती है और यह जीवधारी के गुणसूत्रों में उपस्थित होती है और इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक सतत विभिन्नता होती है, एक क्या होती है? आपकी असतत विभिन्नता होती है। देखिए फिर से समझिएगा बात हमारी। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन क्या होता है? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन ये होता है कि इसमें वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण उत्पन्न हुए वो निरंतर चलते रहते हैं विभिन्नता के तौर पर, और उसको हम ब्लास्टोजेनिक या आप कह सकते हो कि जो जर्म सेल होती हैं, जो जर्म कोशिका होती है, उसमें जो अंतर दिखाई पड़ता है, जो विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं? वंशानुगत होती रहती हैं, चलती रहती हैं। और इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक आपका क्या है? सतत विभिन्नता है और दूसरा क्या है? असतत विभिन्नता। क्या है? असतत विभिन्नता। तो सबसे पहले हम सतत कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। व्हाट इज द कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन? तो हम पहले कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन के विषय में चर्चा करते हैं कि आखिरकार कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन में ये होता है कि खास करके जब दो गुणसूत्र जैसे यहाँ पर ये एक गुणसूत्र है और इसके साथ साथ दूसरा गुणसूत्र है, एक मान लीजिए मेल का क्रोमोसोम्स है, एक दूसरा किसका है? फीमेल का क्रोमोसोम्स है। तो एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को परस्पर क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। सपोज दैट जैसे ये वाला गुणसूत्र यहाँ पर क्रॉस कर रहा है और ये वाला गुणसूत्र यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो ये दूसरे को जहां से क्रॉस करेंगे तो वहां क्रॉस करने के बाद इसका सिगमेंट अर्थात इस फीमेल वाले का सिगमेंट मेल वाले के साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया? इसके साथ यहाँ पर जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, तो वैसे फीमेल वाले में भी मेल का सिगमेंट आकर के जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं क्या आपको दिखाई पड़ेगा कि जब दो अलग अलग सिगमेंट जुड़ रहे हैं तो उसमें अंतर हो जाएगा, लक्षणों का एक्सचेंज हो जाएगा, लक्षण परिवर्तित दिखाई पड़ेंगे। और इसके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं यदि गुणसूत्र हो रहा है, यदि उनके जीन पर यह एक्सचेंज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो वो भी क्या होंगे? एक दूसरे के अदल बदल जाएंगे और लक्षण को परिवर्तित करेंगे। इस प्रकार यह जो विभिन्नता होती है, सतत विभिन्नता जो होती है, इसको खास करके देखा गया है। इससे नई जातियां नहीं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जो जातियां होती हैं उसमें सुधार किया जा सकता है। इनके कुछ लक्षणों की बात कर लें, जैसे मानव में बात करें कि अंगुलियों की लंबाई, आंखों का रंग और बाल, ऐसे बहुत सारे लक्षण आप देखेंगे जो है, नोट करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे कि जो बिल्कुल जो है यहाँ पर सतत विभिन्नता के रूप में कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। अब बात कर लें हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब होता है असतत विभिन्नता। असतत विभिन्नता क्या है? असतत विभिन्नता में यह कहा जाता है कि किसी भी जीवधारी के गुणसूत्र में अचानक परिवर्तन हो गया। अचानक क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। जैसे सपोज दैट एक गुणसूत्र का मैंने एक सेगमेंट लिया, या एक क्या लिया? एक खंड लिया, और इस खंड में यहां पर आप देखेंगे सब के सब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यदि इसमें कोई अचानक परिवर्तन हो गया किसी कारणवश, जैसे आर्टिफिशियली भी होता है, आप परिवर्तन पढ़े होंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा कि आर्टिफिशियली भी हो सकता है और नेचुरली भी हो सकता है। जब यह उत्परिवर्तन अचानक अगर हो जाए तो यहाँ जो कैपिटल बी है उसके स्थान पर स्मॉल बी जी हो जाए। क्या हो जाए? स्मॉल बी हो जाए। तो वहां आप देखेंगे कि ये अपने आप जो कैपिटल ए वाला कैरेक्टर है, जो कैपिटल ए वाला लक्षण दे रहा है, कैपिटल ए दे रहा है, कैपिटल सी वाला कैपिटल सी दे रहा है, और स्मॉल बी वाला क्या करेगा? यहाँ पर स्मॉल बी देगा, न कि यहाँ पर आपको कैपिटल बी का कैरेक्टर लक्षण मिलेगा। तो ये जो उत्परिवर्तन हुआ, जो यह परिवर्तन दिखाई पड़ा, यह क्या होता है? निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है। तो इस प्रकार की विभिन्नता को हम किसके नाम से जानते हैं? असतत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। ठीक, यहां तक बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने जो चर्चा किया है वेरिएशन पर चर्चा किया है,
वेरिएशन क्या होता है, एक ही जाति के दो जीवधारियों में जो अंतर दिखाई पड़ते हैं उनको हम विभिन्नता कहते हैं। कायिक विभिन्नता किसे कहते हैं? यह कायिक विभिन्नता जन्म के बाद जीवधारियों में उत्पन्न होता है, उनकी कोशिकाओं में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और वही ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन में हमने बात किया कि जीवधारियों की जो जन्म कोशिका होती है, अर्थात जब वो क्या होते हैं कि उनके लक्षण वंशानुगत रूप से चलते हैं, उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन हो जाता है। और इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक सतत विभिन्नता है और दूसरा क्या है, आपका असतत विभिन्नता है। सतत विभिन्नता के बारे में हमने आपको बताया कि इसमें जो है जातीय एक दो गुणसूत्र के बीच क्या हो गया, परस्पर क्रॉसिंग ओवर हो गया और उसके सेगमेंट कुछ उस पे चले गए, उसके खंड कुछ उस पे चले गए और उसके बाद उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें नई जातियों का निर्माण नहीं हो सकता है, बल्कि उन्हीं जातियों को सुधारा जा सकता है। दूसरी बात हमने यहाँ चर्चा किया डिसकंटिन्यूअस असतत विभिन्नता। इस चर्चा हमने बताया कि जब कोई गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्र में अचानक कहीं परिवर्तन दिखाई पड़ता है और वह अपने लक्षणों को परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है और वह लक्षण निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और ऐसी विभिन्नता को असतत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। और इस विभिन्नता के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि नई जातियों का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरी चर्चा यहाँ पर कंप्लीट किया हम। अब बात कर लेते हैं हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी क्या होती है? देखिए, हेरिडिटी की सामान्य परिभाषा, वंशानुगत की सामान्य परिभाषा क्या होती है? जो लक्षण होते पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संचरित हो रहा, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जाते रहते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, हेरिडिटी करते हैं, वंशानुगत करते हैं। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का लगातार जाना ही क्या कहलाता है, वंशानुगत कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, वंशानुगत कहलाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं, ये इतनी बात कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम आपको बताने चलते हैं मेंडलिज्म क्या है। मेंडलिज्म क्या है, अर्थात मेंडलवाद क्या है। मेंडलवाद के विषय में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल हैं कौन, क्या उन्होंने किया। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो हुआ था वो सन 1822 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया? सन 1822 ईस्वी में हुआ था। वो ऑस्ट्रिया के एक सिलिसियन गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1822 में। इसको ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स ऑफ फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स ऑफ फादर, अर्थात आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। देखिए, कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन में बन जाता है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो वहां पर आप बिल्कुल याद रखिएगा कि आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है, तो जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है उद्यान मटर पर, गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, और जिसका नाम था, पौधे का नाम था पाइसम सेटाइपम। क्या नाम था उसका? पौधे का नाम था पाइसम सेटाइपम था, मटर का पौधा था, उस पर उन्होंने अपना क्या किया था, प्रयोग किया था। पाइसम सेटाइपम पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, गार्डन प्री पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और जब ये प्रयोग करते थे उसके लिए एक पत्र बनाते थे, जिसको उन्होंने कहा कि रिसर्च पेपर, अनुसंधान पत्र, और उसको क्या करते थे कि एक विशेष सिंबल और विशेष चिन्ह के द्वारा उन्हें नोट करते थे और नोट करके उन पेपरों को सुरक्षित रखते थे। और लगभग सन 1864 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, उन अनुसंधान पत्रों को, जो 1864 ईस्वी में उन अनुसंधान पत्रों को, एक सोसाइटी हुआ करती थी उन दिनों वैज्ञानिकों के संगठन के लिए, जहां पर रिसर्च पेपर जाते थे, उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ब्रूम। कहां पर? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ब्रूम पर 1864 ईस्वी में उन्होंने अपने अनुसंधान पत्र को भेजा। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ क्या कि सन 1859 ईस्वी में ही एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डार्विन। इनका नाम क्या था? डार्विन था। ये साहब क्या कर रहे थे, बीगल नामक
जहाज से जो है विश्व का सर्वेक्षण कर रहे थे डार्विन साहब। और उसी समय वो एक किताब भी लिख रहे थे जिनकी किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन इनकी बुक का नाम था। उस पर ये कैसे जीवधारियों का विकास हुआ उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। और उस समय वैज्ञानिकों का ध्यान इनकी तरफ क्या था, आकर्षित था। तो इनके अनुसंधान पत्रों पर विशेष चर्चा नहीं हो पाई और ना ही कोई महत्व मिल पाया। और लगभग उस समय लोगों का ध्यान जो आकर्षित था वो डार्विन की तरफ था, क्योंकि उन्होंने जीवों के विकास के बारे में बता रहे थे। लगभग 34 वर्ष के बाद उन्होंने लगभग 34 इयर्स के बाद 34 वर्ष के बाद एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था, 3 वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हुगो डी ब्रीच और ईवी टेस्मार्क और एक साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस 3 वैज्ञानिक थे, हुगो डी ब्रीच, ईवी टेस्मार्क और कार्ल कोरेंस। इन 3 वैज्ञानिकों ने लगभग 34 वर्ष के बाद जो मेंडल ने प्रयोग किया था, उसी मेंडल के प्रयोग को पुनः इन्होंने स्थापित किया, अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही आनुवंशिकी के लिए सही था और लाभदायक था। किंतु सन 1884 ईस्वी में ही इनकी डेथ हो जाती है। मेंडल साहब की 1884 ईस्वी में डेथ हो जाती है और ये किडनी फेल होने के कारण मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये रह जाता है कि जो उन्होंने कार्य किया आनुवंशिकी के लिए, जीते जी जो है उसका श्रेय नहीं पा सके। तो बस आज की क्लास इसी पर हम बंद करते हैं और पूरा प्रयास रहेगा कि हमने जो पढ़ाया है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और जो समस्याएं हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।